हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 की, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। एंड यहाँ पे की हाइलाइट्स जानेंगे कि रिपोर्ट क्या कहती है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी इसके ध्यान दे के, जो कि रेलिवेंट टू एग्जाम होगा। ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे क्योंकि दैट नॉलेज इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू अंटिल अनलेस आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हो। सो विदाउट एनी डिले, कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, देखते हैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या हिस्टोरिकल पार्ट। ठीक है, कि जो 2024 की हमारे पास प्रोटेक्टेड प्लैनेट की रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, ये अब मिलकर आपस में दो संस्थाएं बनाती हैं। ठीक है, एंड ये दो संस्थाएं कौन सी हैं? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उसके अंडर ही वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, यूएनईपी का WCMC, एंड इसके साथ मिलकर IUCN एंड IUCN का भी वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, दैट इज WCPA। ये दोनों मिलकर बनाती हैं। एंड ये रिपोर्ट ऐसी पहली काइंड की रिपोर्ट है, आप कह सकते हो ऐसी अपने आप में ही पहली तरह की रिपोर्ट है जो ये इवैल्यूएट करती है कि ग्लोबल स्टेटस क्या है प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज का, एंड कहाँ पे जो कमी है। रिपोर्ट ये भी पब्लिश करेगी क्या क्या चीज़ें जो है लैग कर रही हैं एंड कहाँ पे लैग कर रही हैं, एंड उसको ओवरकम करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इस चीज़ को ये हाईलाइट करेगी। ठीक है, इट हाईलाइट्स बोथ द प्रोग्रेस मेड एंड द चैलेंजेस अहेड, जो कि अचीव करने चाहिए, अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारा जो सेट टारगेट है, एंड ये टारगेट कौन सा है? टारगेट नंबर 3 ऑफ द क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, या उससे नेक्स्ट स्लाइड में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी एक्चुअली में क्या है ये मॉन्ट्रियल वाला जो हम बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट लाइन है हमारा कि टारगेट 3 कहाँ से आया, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि 2022 में 7 से 19 नवंबर पे आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, जिसको COP15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे हम जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये चीज डिस्कस की गई एंड 23 टारगेट्स को ले डाउन किया गया विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, एंड वो टारगेट्स कहाँ से कितने टाइम में अचीव किए जाने हैं उसका भी एक टाइमलाइन सेट कर दिया गया, इस्टेब्लिश कर दिया गया। उनमें से ही उन 23 टारगेट्स में ही जो टारगेट नंबर 3 है वो ये कहता है, एंड वो क्या कहता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यही वो टारगेट नंबर 3 है विद रिस्पेक्ट टू COP15 ऑन यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो कि 2022 में की गई थी कंडक्ट, जहां पे ये चीज डिसाइड की गई थी कि नए एजेंडाज या न्यू सेट ऑफ गोल्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि गाइड करें हम क्या ग्लोबल एक्शन को, कि दुनिया को एक्चुअली में, या जो लोग दुनिया में रहते हैं, सरकारें रहती हैं, जितने भी यहाँ पे गवर्नेंस का पार्ट है ग्लोबल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, कि ग्लोबल एक्शन की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। अब हमें पता है एज अ स्टूडेंट कि हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बट एक्चुअली में अपने लेवल पे हम छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं। जिनको खबर नहीं है उस चीज़ की, वो कैसे काम करेंगे यहाँ पे, है ना? या जिनको पता होते हुए भी दे आर मेकिंग सर्टन मिस्टेक्स, कि वो ऐसे गंदगी नहीं डालते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, बट इन रिटर्न अगर हम देखें तो व्हीकलर एमिशन भी उतनी हिसाब से करते हैं। तो ग्रास रूट लेवल से लेकर बेसिकली यहाँ पे अगर आप कहें गवर्नमेंटल लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे नए एजेंडाज को, नए एक्शंस को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन करना प्रोसेस भी जरूरी है। डेटा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड वे फॉरवर्ड आपको बताया जाए अगर एग्जैक्ट तरीके से विद रिस्पेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, तो आप उस चीज को और ध्यान में रखकर चलेंगे, है ना? तो इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी को लेकर नए सेट टारगेट्स को यहां पर रखा गया COP15 में, जो कि 2022 में मॉन्ट्रियल में कनाडा में हुआ था। एंड कुछ जो टारगेट नंबर 3 था वो ये कहता था कि ग्लोबल एक्शन थ्रू 2030 टू हॉल्ट एंड रिवर्स नेचर लॉस, कि बायोडाइवर्सिटी में एटलीस्ट 2030 तक हमें रोकना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को, एंड रोकने के साथ साथ रिवर्स भी करना है वो जो नेचर का लॉस हमें हुआ है इतने टाइम तक। तो एक एजेंडा यहाँ पे इन्होंने ये सेट कर दिया कि 2030 तक हमें ग्लोबल एक्शन को इस हिसाब से सेट करना है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को ना केवल रोकते हुए इसे रिवर्स भी करना है। तो उन 23 टारगेट्स में से टारगेट नंबर 3 अब क्या कहता है उसको डिटेल में देखते हैं। तो टारगेट नंबर 3 इज कि एटलीस्ट बाय 2030 30% of the conservation of land, sea and inland waters plus 30% of restoration of degraded ecosystems, halving the introduction of invasive species and
एंड को फिर से अंडरलाइन कर रही हूँ, $500 बिलियन अ ईयर रिडक्शन इन हार्मफुल सब्सिडीज। ये है टारगेट नंबर 3 हमारा कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 हम ये एक टारगेट सेट करके चल रहे हैं कि 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड करेंगे, प्लस 30% कंजर्वेशन ऑफ सी होनी चाहिए, प्लस 30% कंजर्वेशन ऑफ इनलैंड वाटर्स होगी। तभी वो एंड को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ कि ये नहीं है कि लैंड, सी और इनलैंड वाटर्स को मिला के 30% होगा। एंड वाला पोर्शन यहाँ पे फोकस कीजिए कि 30% लैंड को कंजर्व करना है ग्लोबली, 30% सी को और 30% इनलैंड वाटर्स को। इसके अलावा 30% रेस्टोरेशन भी करनी है हमें, हॉल्ट के साथ साथ अब वापस से रिवर्स भी करना है वो प्रोसेस को कि जो जितने भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड 30% उनको भी हम रिस्टोर करेंगे। दूसरी चीज, हाफ करना है हमें इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज हमेशा से न्यूज में इतनी ज्यादा रही हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज कई बार इसलिए इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं कि वो एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर सके या बेटर कर सकते हैं कोई भी रीजन की वजह से, है ना। बट वो इन्वेजिव स्पीशीज इतना ज्यादा यहाँ पर इन्वेज कर देती है, नाम ही तभी है ना इन्वेजिव स्पीशीज, तभी इतना ज़्यादा इन्वेड कर देती है आसपास के जितने भी प्लांट्स को या जितने भी इकोसिस्टम को। उस वजह से क्या होता है, जो अब इंडिजिनस हमारी स्पीशीज होती हैं वो खत्म होकर इन्वेजिव स्पीशीज उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती हैं। तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि इन्वेजिव स्पीशीज सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कौन सी है या आपको कौन सी पता है, ठीक है। इसके अलावा $500 बिलियन पर ईयर रिडक्शन करनी है इन हार्मफुल सब्सिडीज। तो अब ये हार्मफुल सब्सिडीज क्या है, आपको लग रहा होगा कि पागल है, सब्सिडीज वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, हार्मफुल एमिशंस होने चाहिए। बट नहीं, हार्मफुल सब्सिडीज का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल अब ए कंट्री है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, ठीक है, उसको बी कंट्री को वो सेल आउट करना है, बट बी कंट्री के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सपोज कीजिए वो ऑलरेडी सी कंट्री से कोई फ्यूल ले रहा है, ठीक है, और वो इस वजह से ले रहा है क्योंकि उनके रिलेशंस अच्छे हैं, प्लस जो सी है वो बी को फ्यूल सस्ते में दे रहा है। व्हाट इफ जो बी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ए अब सी से भी सस्ता फ्यूल बी को ऑफर कर दे, ठीक है। अब उसको क्या कहेंगे, सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, सी से भी कम दे रहे हैं, या एक्चुअली में हमारे पास जो कॉस्ट पड़ रही है उससे भी कम हम बी को ए जो है वो अमाउंट देने पे या फ्यूल देने पे एग्री हो रहा है उस अमाउंट से भी कम, ठीक है। सपोज कीजिए 120 में इसको सी देता था, ठीक है, और इनिशियली ए ने बी को कॉस्ट क्या किया था या जो कॉस्ट बताई थी कि हमसे अगर आपको इम्पोर्ट करना तो 150 पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 150 ही है, ठीक है। तो बी बोलता है कि मैं तो 120 पे लूंगा, मैं 150 पे क्यों लूं, है ना। तो अब ए इन ऑर्डर टू गेट बी एज अ क्लाइंट या बी कंट्री एज अ क्लाइंट ये बोले कि ठीक है कि 150 का है, हम 120 से कम में अगर बेच देते हैं, कि मानो कि हम 100 रुपए में ही बी को अपना तेल बेच देते हैं, जो तेल हमारे पास अवेलेबल है वो हम बी को बेच देते हैं और 50 रुपए जो है वो सब्सिडी के तौर पर हम उसी तरीके से यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है, फ्यूल जो है फॉसिल फ्यूल तो बर्न हो रहा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की या ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होगी, ठीक है, तो हार्मफुल एमिशंस हो रही हैं और जो सब्सिडी दी जा रही है वो हार्मफुल है, ठीक है, टू द इन्वायरमेंट। तो इसको हार्मफुल सब्सिडी ऑल टुगेदर यहाँ पर बोल दिया गया, ठीक है। तो रिडक्शन करनी है इस तरह की सब्सिडीज की, दैट इज बाय $500 पर ईयर, ये चीज का टारगेट सेट किया गया है बाय 2030। तो टोटल हमारा जो टारगेट 3 है वो ये कहता है। इसके अलावा की हाईलाइट्स इस रिपोर्ट की क्या है, सबसे पहली चीज ग्लोबल कवरेज प्रोग्रेस कि एक्चुअली में जो 2022 में हमने चीज डिसाइड की थी, 2024 में हमारे पास ये डेटा आया है, तो हमारा एक्चुअली में ऑन ग्राउंड जो हमने एक तो सेट कर दिया टारगेट, बट ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है वो भी तो देखें। सबसे पहली चीज 30% वाला जो टारगेट है उसमें से 17.6% ऑफ लैंड ओवरऑल एंड इनलैंड वाटर्स, लैंड और इनलैंड वाटर्स को दोनों को मिलाकर 17.6% की ही कंजर्वेशन हुई है। एंड अगर हम ओशंस की बात करें, कोस्टल एरियाज की बात करें, तो 8.4% ही उनकी कंजर्वेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अंडर प्रोटेक्शन ली गई है। दूसरी चीज, प्रोग्रेस तो हुई है
बट जो इंक्रीज हुई है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल हुई है विद रिस्पेक्ट टू लैंड एंड इनलैंड वाटर्स एंड ओशंस, अगर हम ओवरऑल टोटल देखें सिंस द ईयर 2020। अभी जो 2030 का टारगेट जो है 30% का, अगर हमें उसे मीट करना है तो एडिशनल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है ना। 30% अगर हम लैंड एंड इनलैंड वाटर्स का लेकर चले तो 12.4% की और रिक्वायरमेंट है हमें प्रोटेक्शन की। एंड यहीं पे ओशंस की बात करें तो 21.6% की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सेफगार्ड्स और ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चीजें रिपोर्ट स्टेट करती है, क्योंकि अब इनिशियली क्या क्या था कि हाईलाइट भी करेगी, साथ में वे फॉरवर्ड भी बताएगी, क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो भी बताएगी रिपोर्ट। उसके अलावा प्रोग्रेस जो है ओशन कंजर्वेशन पे देखी गई है कि अब तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रही है सिंस 2020। बट जितनी भी ओशन की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल वाटर्स में, या आप कह सकते हो कि जहां तक के कंट्री के हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं सिर्फ वहीं तक है। ओपन वाटर्स की जहां पे बात करते हैं वहां पे इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो बेटर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से बचाने की, कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी की किसी ने भी इतनी ज़्यादा काम नहीं किया है। नेशनल वाटर्स के बीच में ही सब कुछ हुआ है। इन द एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन कवरेज जो है बहुत ज्यादा लो है। अब उसका डेटा क्या है, दैट इज लेस देन 11% ऑफ द टोटल एरिया इज कवर्ड बाय मरीन एंड कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये वंचित रह रहे हैं हमारे पास जो ओपन वाटर्स है, ओपन कोस्टल एरियाज है, जितने भी नॉट कोस्टल एरियाज, ओपन वाटर्स या जितने भी हमारे पास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, एंड लेस देन 5% ऑफ द लैंड एंड 1.3% ऑफ द मरीन एरियाज हैव बीन असेस्ड फॉर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, यानी कि सिर्फ 8.5% ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड इज वेल कनेक्टेड। कि अब जो हमारे पास लैंड है उसमें से 5% है उससे कम, एंड मरीन जो लाइफ है, मरीन एरियाज है 1.3% या उससे भी कम, उनको असेस किया गया है फॉर मैनेजमेंट, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8.5% ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड इज वेल कनेक्टेड। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी किसी को भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया है, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ओपन वाटर्स एंड जो लैंड अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जहाँ पे नहीं रहती है। इसके अलावा गवर्नेंस जो है वो एक चैलेंज है, वो ये रिपोर्ट कह रही है। सिर्फ और सिर्फ 0.2% ऑफ लैंड एंड 0.01% ऑफ मरीन एरियाज को असेस किया गया है अंडर इक्विटेबल मैनेजमेंट, यानी कि इक्वली जहां पे हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ग्लोबल लेवल पे हमारे पास मरीन इकोसिस्टम है, हमारे पास जो लैंड इकोसिस्टम है या बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो आप कह सकते हो कि ओवरऑल तरीके से अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 0.2% ऑफ द लैंड एंड 0.01% ऑफ मरीन इकोसिस्टम जो है उनको हम कह सकते हो कि इक्वल तरीके से यहाँ पे ग्लोबली देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि 1/5 ऑफ द एरियाज आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी आर फुली प्रोटेक्टेड, बट जो बायोडाइवर्सिटी है वो अनइवनली कंजर्व्ड है। यही पॉइंट जो है यहाँ से अब रेलेवेंस लेता है, यानी कि 1/5 ऑफ द एरिया जितना भी पूरा ग्लोबली हमने आइडेंटिफाई किया है इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बट उसमें भी अगर आप देखेंगे क्योंकि कंट्रीज तो बीच में डिवाइडेड है ना, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अनइवनली यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है। कहीं पे कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है कंजर्वेशन का, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 1/5 एरियाज जो है उसको सिर्फ 1/5 ऑफ द ग्लोबल एरियाज जो हमारे पास है उनमें से सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई किया गया है एज इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। देन दो ओवर 2/3 ऑफ द की बायोडाइवर्सिटी एरियाज उनको पार्शली या फुली कवर किया गया है अंडर द मैनेजमेंट या प्रोटेक्टेड एरियाज या कंजर्व्ड एरियाज, बट जो रिमेनिंग 1/3 हैं दैट इज 32% ऑफ द की बायोडाइवर्सिटी एरियाज वो फॉल करते हैं एंटायरली आउटसाइड दीज एरियाज एंड लैक फॉर्मल प्रोटेक्शन। अब ये पॉइंट जो है ना इसको स्टार मार्क कीजिए, क्यों? क्योंकि अब की बायोडाइवर्सिटी एरियाज जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे 2/3 को ही है और उन्हीं को प्रोटेक्ट किया गया है, वेयर एज 1/3 वाली जो कैटेगरी नोट डाउन करवा रहे हैं ना वो इसलिए होता है कि हमारे पास, अगर मैं इंडिया की ही एग्जांपल दूं, है ना, कि हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मॉडरेटली डेंस, वेरी डेंस, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट की डेफिनेशंस के पर्व्यू में जो जो अब एरियाज पड़ते हैं उसी हिसाब से फॉरेस्ट की बाइफर्केशन होती है। ठीक है, बट उसी के अलावा अगर हम देखें कोई सिंगल ट्री है तो वो भी बायोडाइवर्सिटी को तो वो भी सस्टेन कर रहा है, स्पीशीज में तो वो भी आएगा ट्री किसी तरीके से, वो फॉरेस्ट का पार्ट तो नहीं बनता। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ओपन फॉरेस्ट का भी पार्ट नहीं बनता सिंगल ट्री, है ना। ओपन फॉरेस्ट की अगर बात भी करते हो तो वहां पे इतनी ज्यादा
हमारे पास लॉज नहीं है कि हम प्रोटेक्ट कर सके उनकी फॉलिंग की, जैसे कि रिजर्व्ड एरियाज की होती है ना, तो बेसिकली अनरिजर्व्ड एरिया में आ जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस वहाँ पे भी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उस पेड़ पे हो सकता है जो ओपन है यहाँ पे कि वहाँ पे कोई चिड़िया घर नहीं बना रही है या वहाँ पे कोई और भी स्पीशीज रिजाइड नहीं कर रही है, तो इस वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है क्योंकि कोई फॉर्मल प्रोटेक्शन यानी कि लॉज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंडिजिनस कम्युनिटीज जो हैं वो गवर्न करती हैं लेस देन 4% ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। अब जो हमारे पास इंडिजिनस कम्युनिटीज ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जो हमारे पास ट्राइबल लोग हैं वो तो माने इसीलिए जाते हैं ना कि वो हेल्प करेंगे हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, है ना, क्योंकि वो हमेशा से जंगल्स में रहना प्रेफर किया है, वो तो हमेशा से वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो 4% ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया से आउट ऑफ 13.6% ऑफ द एरिया वो ट्राइबल पॉपुलेशन के पास है, इंडिजिनस लोगों के पास है, बट उनमें से सिर्फ 13.6% में से सिर्फ 4% एरिया ही है जिसको वो बचा पा रहे हैं, बाकी जो है वो फॉर्मल प्रोटेक्शन के अगेन बाहर है। ठीक है, गवर्नमेंट डेटा जो है वो लैकिंग है फॉर दोज टेरिटरीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड, कि अगर उस बचे कुछ एरिया के लिए कोई स्पेशल काम अगर किया भी जा रहा है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंटल डेटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उनके ऊपर कुछ भी कमेंट कहना या देना मुश्किल है, एंड जो भी एफर्ट्स है वो अनरिकग्नाइज्ड जाते हैं, ये रिपोर्ट हमें बताती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें टारगेट्स मीट करने हैं, सब्सिडीज़ जो हार्मफुल है उसको कम करना है, देन अगेन हमारा जो लेजिस्लेशन है वो वीक है। ठीक है, एंड जो भी हमारे पास टेरिटरीज है उनका डेटा कलेक्शन का प्रॉपर हमारे पास एक साधन नहीं है, वो बेटर होना चाहिए, है ना, कि जितनी भी हम एमिशंस भी कर रहे हैं एंड जितना हम काम भी कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों के एक ओवरऑल तरीके से गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होनी चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए, सरकारों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर ही अगर हम चलेंगे तो 2030 तक के जो हमने सेट किया है टारगेट 30% वाला कंजर्वेशन वाला, वो तभी अचीव हो पाएगा। अदरवाइज अगेन क्लाइमेटिक चेंज या क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्पेशली फॉर द बायोडाइवर्सिटी एज वेल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड इन केस जेकेपीएससी की जब मैं बात करती हूँ तो 17 नवंबर को आपका जो एग्जाम था वो डिले हो चुका है। ठीक है, पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस, एंड अगेन रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी जेकेपीएससी ने ऑन कर दी हैं। अगर इन केस अगर आप चाहते थे कि पेपर जो है छूट गया, भरना रह गया था, तो वो चीज़ भी आप दोबारा भर सकते हैं, पेपर की रजिस्ट्रेशन जो है आप करवा सकते हैं। दिसंबर तक की रजिस्ट्रेशन की कुछ डेट्स हैं वो अब अलाउ कर दी गई है, ओपन कर दी गई है वापस से, है ना, नोटिफिकेशन के थ्रू। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएससी एंड यू वांट टू एनरोल विद अस, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, सो वी हैव एन ऑप्शन फॉर यू फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस कंबाइंड बैच, जहां पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड नेशनल इंटरनेशनल जितने भी हमारे पास करंट अफेयर्स हैं वो, उसके अलावा जेकेपीएससी के जितने कश्मीर या जम्मू जितना भी एरिया हमारे पास एरिया आता है, ठीक है, कंपाइलेशन उनकी भी करंट अफेयर्स की आपको प्रोवाइड की जाएंगी। देन आपके पास आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के, सॉल्व पीवाईक्यूज है फॉर प्रीलिम्स एंड जीएस स्पेसिफिक की मैं बात कर रही हूँ, पिछले 3 साल के वो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑल इन ऑल अगर देखिए तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने मेंटर से भी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, मैं भी वहाँ पे अवेलेबल रहूँगी, कोई क्वेरी है तो वहाँ पे उसको ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं एंड आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ भी थ्रू दैट टेलीग्राम ग्रुप। सो ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹7499। आई होप टू सी यू देयर, राइट। कोई भी क्वेरी अगर होती है इसके अलावा भी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।